डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बंद, कहा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ, भारत भी हो सकता है प्रभावित। पटना में नीट छात्रा की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया रेप का आरोप, किया सड़क जाम, जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को दिया बड़ा झटका, लड़की बहन योजना के तहत अग्रिम भुगतान पर लगाई रोक, महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर रोक। यूपी में एसआईआर की निगरानी करेगा कांग्रेस की कमेटी, 12 सदस्यीय कमेटी के संयोजक होंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। समिति आज से एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करेगी शुरू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद किशोरीलाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद राकेश राठौड़, सांसद तनुज पूनिया और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस टीम में 12 अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है ताकि जमीन पर काम की सघन निगरानी हो सके। समिति आज से एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी शुरू करेगी। निगरानी के लिए पहले ही सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। समिति जिला और शहरी कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, उनके नाम दोबारा सूची में जुड़वाने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि समिति रोजाना सभी जिलों से एसआईआर की रिपोर्ट लेकर अपने स्तर से उसकी समीक्षा करेगी। लखनऊ में एनएचएआई की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि विकास आवश्यक है, लेकिन ये पर्यावरण की कीमत पर नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों की कटान केवल अपरिहार्य स्थिति में की जाएगी और जितने पेड़ कटे उससे अधिक पौधारोपण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम ने एनएचएआई और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा करें। वहीं मुख्य सचिव को परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों से सीधे संवाद करने और बिचौलियों को दूर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी की रीढ़ है, इसलिए इन्हें गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा किया जाए। महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने लड़की बहन योजना के तहत जनवरी के अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है, लेकिन दिसंबर 2025 के बकाया भुगतान की अनुमति दे दी गई है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार 14 जनवरी तक लगभग 2.5 करोड़ पात्र महिलाओं को केवल दिसंबर के लिए 1,500 रुपए की राशि वितरित कर सकेगी। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। चुनाव आयोग ने ये रोक विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद लगाई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस योजना का उपयोग कर रही है। आयोग ने कहा है कि नियमित या लंबित किस्तों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग ने लड़की बहन योजना के तहत जनवरी के अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है। कांग्रेस ने इस फैसले को स्वागत करते हुए कहा है कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए न किया जाए। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि हमारी पार्टी योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन मतदान से ठीक पहले 2 महीने की सहायता राशि जारी करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लड़की बहन योजना एक सतत योजना है और ये चुनाव आचार संहिता के प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती है।
उन्होंने कहा, जब हमने योजना शुरू की थी तो कांग्रेस नेताओं ने इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई थी। भारत चीन के बीच चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच दिल्ली में एक अहम राजनीतिक मुलाकात देखने को मिली। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का दौरा किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान के नेतृत्व में पहुंचे डेलीगेशन ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की अगुवाई वाली टीम से बातचीत की। बैठक में दोनों देशों के सत्ताधारी दलों के बीच पार्टी टू पार्टी संवाद का और सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी के विदेश संपर्क विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा कि इस मुलाकात का उद्देश्य राजनीतिक संवाद के माध्यमों को मजबूत करना है। बैठक के दौरान भारत में चीन के राजदूत जू फेईहोंग भी मौजूद रहे। ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब भारत और चीन के बीच विभिन्न स्तरों पर कूटनीतिक वार्ताएं लगातार जारी हैं। सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी की नवीन गल्ला मंडी पहुंची, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिया। मेरठ में दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग रेप के आरोपियों के जेल से बाहर आने पर उनका माल्यार्पण करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दलित पिछड़ों के अधिकारों को दबाकर भाजपा सत्ता में रहना चाहती है। आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संघ को घर घर नौकरी देने और महिलाओं को सुरक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के एक मामले का जिक्र करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि वहां एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है और 1 साल बाद जांच बैठाना भाजपा की नाकामी दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। पूछ एआई के को-फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा की। इस दौरान सिद्धार्थ भाटिया ने कहा कि एआई रोजगार छीनने का नहीं बल्कि एक अवसर और रोजगार सृजन का माध्यम है। उन्होंने एआई को नेक्स्ट बिग थिंग बताते हुए कहा कि यही तकनीक आने वाले समय में देश और प्रदेश की दिशा तय करेगी। भाटिया ने एआई को लेकर मुख्यमंत्री योगी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र को लेकर सोच साफ और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जब एआई की पहुंच हर व्यक्ति तक होगी तभी देश और प्रदेश का वास्तविक कायाकल्प संभव हो पाएगा। सिद्धार्थ भाटिया ने जोर दिया कि भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे और एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसी दिशा में उनकी कंपनी काम कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में जनसेवा को सशक्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। 12 जनवरी 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सभी 13 जिलों में अब तक 312 जनसेवा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इन कैंपों में 2,36,000 से अधिक नागरिकों का पंजीकरण हुआ, जबकि करीब 25,877 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 17,605 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया, जो प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है। कैंपों के जरिए 35,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए और 1,31,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योजनाओं को कागजों से निकालकर जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और ये कार्यक्रम सुशासन का प्रभावी मॉडल बन रहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून के डालनवाला कोतवाली में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साहू पर बिहार की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि 2 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई और कुछ महिलाओं के कपड़े फट गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में कार्रवाई के निर्देश एसएसपी स्तर तक दे दिए गए हैं। हरीश रावत ने चेतावनी दी कि 17 जनवरी तक एफआईआर नहीं हुई तो 18 जनवरी को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। महिला कांग्रेस नेताओं ने मंत्री पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई और धरना 18 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। रुड़की के लंडौरा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर लोगों ने 28 विभागों से संबंधित विभिन्न शिकायतें प्रस्तुत की। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए। कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे जनता तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना बताया गया। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस पहल से जनसेवा और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार होगा। नेपाल भागने की कोशिश कर रहे 5 आरोपियों को सीमा पर सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी पर नीली बत्ती और सरकारी फ्लैग लगाकर खुद को अधिकारी बताकर बॉर्डर पार करने की फिराक में थे। एसएसबी और रूपईडीहा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में संदिग्ध वाहन को सीमा पर रोका गया। तलाशी के दौरान गाड़ी से लाखों रुपए नकद बरामद हुए, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी बड़े संगठित गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में फर्जी पहचान के सहारे सीमा पार गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल सभी 5 आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। हरदोई के पाली थाना परिसर में हुई वारदात ने रिश्तों की टूटन, बेकाबू गुस्से और सिस्टम की चूक को बेनकाब कर दिया है। रामापुर अट्रिया निवासी अनूप अपनी पत्नी सोनी को 1 महीने पहले गांव इसलिए लाया था कि टूटता रिश्ता संभल सके, लेकिन प्रेम संबंधों की गांठ नहीं खुल सकी। 7 जनवरी को सोनी प्रेमी के साथ घर से चली गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को बरामद कर थाने में रखा। सोमवार सुबह पति अनूप थाने पहुंचा, जहां परिजनों के समझाने के दौरान पत्नी का प्रेमी का जिक्र उससे गुस्से को भड़का गया। पल भर में तमंचा निकाला और थाने के भीतर गोली चल गई। गंभीर रूप से घायल सोनी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि थाने के अंदर हथियार कैसे पहुंचा। मामले में लापरवाही के आरोप में महिला आरक्षी और विवेचक को निलंबित किया गया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति और उसके दोस्त को थाना रिफाइनरी पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बरेली हाईवे बाईपास कोयला अलीपुर कट के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी दोस्त ललित उर्फ मंगल के पैर में गोली लगी, जबकि पति राकेश ने पुलिस दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि 28 दिसंबर को रांची बांगर से करनावल रोड पर गेहूं के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतका की पहचान अनीता, पत्नी राकेश, निवासी फतेहपुरा थाना बलदेव, उम्र करीब 40 वर्ष के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि राकेश ने रिश्तेदार से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे पत्नी अनीता से लगातार विवाद चल रहा था। इसी के चलते राकेश और उसके दोस्त ललित ने मिलकर अनीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं ललित पर पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में युवती की मां और दूसरे समुदाय के युवक सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 4 के बारे में पुलिस लगातार जांच कर रही है। दरअसल मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र के डक्का से एक नाबालिग युवती और उसके पिता ने अपनी पत्नी और मुस्लिम युवक जुबैर पर मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। 16 साल की पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने जुबैर नाम के लड़के से मिलकर उसका बलात्कार कराया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनवाया। पीलीभीत में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी समारोह से लौट रही कार कानपुर खुटार हाईवे पर कजरी निरंजनपुर के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से तीनों युवकों को सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जयदीप उर्फ दीपू और हरमीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल लवजीत सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएचडी पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण
तोगड़िया रविवार को सीतापुर पहुंचे, जहां पंजाबी धर्मशाला में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर गंभीर चिंता जताई। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि लगातार हमलों और उत्पीड़न के चलते बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटकर मात्र 8% रह गई है। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। तोगड़िया ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाए ताकि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के मद्देनजर नगर क्षेत्र में वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। मेले में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे। नगरपालिका और जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला अवधि के दौरान भीतरी मार्गों पर वाहन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ईरान से व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने इसे अंतिम और निर्णायक आदेश बताया है, जिससे ईरान पर दबाव बढ़ने की संभावना है। भारत ईरान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए भारत के अमेरिकी निर्यात पर भी इसका असर पड़ सकता है। पहले से ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लागू है। ईरान के साथ व्यापार पर यह लागू हुआ तो कुल टैरिफ 50% तक पहुंच सकता है। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, निर्यात घट सकता है और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही ईरान से आयात पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग ले जाया गया, जहां परिवार, दोस्त और फैंस से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्नी मार्था फूट कर रोती नजर आई और अपनी 3 साल की बेटी को संभालते हुए उन्होंने गले लगाया। बेटी भी इस नाजुक क्षण में गुमसुम दिखी। फैंस और लोग प्रशांत के परिवार को मजबूत रहने की सलाह दे रहे हैं। प्रशांत की मौत 11 जनवरी को दिल्ली में नींद में हुई नेचुरल डेथ थी। 2007 में इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत नेपाली सिनेमा और टीवी में चर्चित हुए और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके नाम और यादों को याद किया। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी प्रशांत नजर आने वाले थे। उनका निधन 43 साल की उम्र में हुआ और उनके फैंस, परिवार और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।